हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। आज हम भाई क्लास 11th का पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, थ्योरी चैप्टर है और भाई 11th क्लास में हमारी थ्योरी इस चैप्टर से बहुत भर भर कर आती है। तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करने की ट्राई करते हैं। भाई चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब भाई मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट सीखने होंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स पे। आ जाओ भाई। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं होती हैं किस चीज़ की? अकाउंटिंग की। तो भाई अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तीनों का मतलब एक ही है। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, एट्रीब्यूट्स पूछ ले या फंक्शंस पूछ ले। ठीक है, तो भाई इसको याद रखने का तरीका पहला तो आई एम रणछोड़ दास चांचर शिमला आया चतुर। ठीक है, थ्री इडियट्स मूवी देखी थी आपने, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था, मतलब कि चतुर था, चतुर्लिंगम। वो कहाँ गया था? वो वहां पे शिमला गया था, किसको? रैंचो को ढूंढने। तो भाई आई एम रणछोड़ दास चांचर शिमला आया चतुर। अब देखो जैसे जैसे इसमें बोल रखा है पहले समझेंगे फिर हम ट्रिक से देखेंगे इसको कैसे याद करें। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है? देखो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये जो पर्सन है, यानी कि जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन इस बिजनेस की है या नहीं है। अगर वो इस बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो कि भाई बिजनेसमैन ने अपने ब्रदर के लिए एक भाई स्कूटर खरीदा या फिर स्कूटी खरीद ली, ठीक है, अपने पर्सनल पॉकेट से। अब बताओ अपना ही पैसा, ब्रदर ब्रदर की स्कूटी, तो इससे किसी का लेना देना है? नहीं भाई, बिजनेस का तो लेना देना है ही नहीं। वो पैसा किसका था? बिजनेसमैन का। ब्रदर किसका था? बिजनेसमैन का। तो इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, यानी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होगी। ठीक है भाई, होना क्या चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हाँ ये अपने भाई के लिए स्कूटी खरीदता बिजनेस के पैसों से, तो हम इसको ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड करते, क्योंकि अब ये क्या हो गई? बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और बिजनेस की होनी चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई में हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग वेयर इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि क्या रिकॉर्ड करना है। अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दैट इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं फाइनेंशियल इवेंट, यानी पैसों से रिलेटेड इवेंट आइडेंटिफाई करने हैं कि रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो इस स्टेप में क्या सीखना है कि भाई अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड होगी, नहीं तो नहीं होगी। सेकंड स्टेप आता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब होता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप किसी चीज को मनी में मेजर कर सकते हो तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, पहला क्या सीखा भाई? बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरे लेवल पे क्या सीख रहे हो कि भाई मनी में मेजर हो सकता है तो भाई रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब हमारी मनी तो भाई गांधी जी वाली है, यानी रुपीस। अगर आप रुपीस में मेजर कर सकते हो तो ही रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो भाई वही ट्रांजैक्शन जो कि इन द टर्म्स ऑफ मनी में आप मेजर कर सकते हो उसी को रिकॉर्ड करोगे। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है भाई, दो एम्प्लॉयज हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है, मिस्टर ए भी 8 घंटे काम करता है तो हम इसको 10,000 रुपीज देते हैं। मिस्टर बी भी 8 आवर्स काम करता है, 10,000 रुपीज देते हैं। अब मिस्टर ए पूरी लगन से काम करता है भाई, पूरी शिद्दत से काम करता है और सारे काम टाइम टू टाइम पूरे करके देता है। मिस्टर बी वही अपना टाइम पास कर रहा है कि भाई मिलने तो 10,000 है, तो अपने 10,000 लेके निकल जाता है। तो अब बताओ इनको आप मेजर किस टर्म में कर रहे हो? मनी की टर्म में तो दोनों 10,000 है। तो ये नहीं कि आप मिस्टर ए को कुछ ज्यादा रिकॉर्ड कर दोगे। मनी में आपने मेजर कितने से करा? 10,000 से। तो ये रिकॉर्ड भी कितने से होगा? 10,000 से। यानी क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो यहाँ पर नहीं ली जाती। ठीक है, क्वालिटीज जो होती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मदर की सर्विस होती है, ठीक है, आपके भाई मम्मा है, उनकी सर्विस होती है।
तो वो भी आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि भाई मम्मी की सर्विस आप इन द टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो भाई ये थे हमारे पहले दो, आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग। चलो भाई, आई एम हो गया, अब आर देखते हैं। आर मीन्स होता है भाई रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग क्या है? देखो रिकॉर्ड, अब आपने पहचान लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हाँ। क्या ये इन द टर्म्स ऑफ मनी है? हाँ। दो चीजें आपने पहचान ली। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप रिकॉर्ड करना चालू कर दोगे। रिकॉर्ड कहाँ का होता है भाई अकाउंट्स के अंदर? इन द बुक्स ऑफ जर्नल और अदर बुक्स। ठीक है, या तो जनरल में करोगे या फिर बुक्स के अंदर करोगे। अगर स्मॉल लेवल का बिजनेस होगा तो जनरल, नहीं तो बुक्स के अंदर, जैसे कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, बिल्स, पेपल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जनरल प्रॉपर, या तो उसके अंदर रिकॉर्ड करोगे या फिर जनरल के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो देखो, अ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ इट इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक इवेंट एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, और वो मेजर होना चाहिए किसमें? इन द टर्म्स ऑफ मनी में। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? जर्नल। मतलब एक बार आप इसको आइडेंटिफाई और मेजर कर लोगे, उसके बाद इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर दोगे? रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है भाई, तो रिकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद आप करोगे क्लासीफाइंग। देखो जनरल एंट्री आप करते हो और मैं एकदम से आपसे पूछ लूँ कि भाई आपने हजारों जनरल एंट्री कर दी, अब बताओ परचेज कितने की करी, या फिर कैश आपके पास कितना है इस टाइम, तो आप नहीं बता सकते। तो अब आप क्या करोगे? वो जो इन द बुक्स, मतलब जो बुक्स हैं आपकी जनरल या अदर बुक है, उनको लेजर के अंदर क्लासीफाई करोगे। यानी कैश का लेजर अलग बना दोगे जिससे कैश का पता चल जाए, परचेज का लेजर अलग बना दोगे जिससे परचेज का पता चल जाए। ठीक है, तो अब क्या करोगे? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहाँ पे करते हैं हम? लेजर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या पता होता है कि भाई जैसे आपको किसी अकाउंट का बैलेंस निकालना है तो तुरंत पता चल जाएगा, मतलब क्लासीफाइड हो जाएंगी चीजें। वहां पे सब क्या थी? मिक्स थी, यहाँ पे क्या हो जाएंगी? क्लासीफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आज वंस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाइड बाय grouping the transactions of one nature and one place in a separate account। तो क्या कह रहा है कि भाई सारी ट्रांजैक्शन जो एक नेचर की थी एक ही प्लेस पे ला देंगे और सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स के अंदर। दिस इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ लेजर, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रिपरेशन ऑफ लेजर कहते हैं। ठीक है भाई, IMRC हो गया। अब आगे एस मतलब समराइजिंग। अब देखो क्लासीफाइंग हो गई चीजें, बट लेजर भी बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, 50-60 लेजर हो गए, बट प्रॉफिट तो अभी भी नहीं निकला। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इनको समरीज बनाना चालू कर देते हैं। समरी क्या होती है, मतलब समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग आपका ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट के अंदर जाके हो जाता है। ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट के अंदर जाके आपकी क्या बनती है? समरी बनती है। अब देखो लेजर बहुत सारे थे, ट्रायल बैलेंस एक तरीके से समरी बना देता है कि भाई ये डेबिट बैलेंस की चीज़ें और ये क्रेडिट बैलेंस की चीज़ें। उसके बाद हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में जाके हम अपनी पोजीशन का पता करते हैं। ट्रेडिंग P&L हमारे प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। क्लियर है? इट इज एन concerned with summarizing the ledger accounts and it begins with the balancing of ledger accounts and preparation of ट्रायल बैलेंस। तो कह रहा है भी जो समराइजिंग होती है ना लेजर अकाउंट की, वो चालू होती है कहाँ से? ट्रायल बैलेंस से। विद द हेल्प ऑफ सच लेजर्स बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है कि भाई मैथमेटिकली ये सही है या नहीं है। जैसे दोनों साइडें बराबर आती हैं तो हम कह देते हैं ना कि भाई सही है, तो वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। एंड इज फर्दर इज यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इट्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है, और ट्रेडिंग P&L हमको क्या बताते हैं? बताओ भाई, ट्रेडिंग P&L हमको प्रॉफिट्स बताते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट बताता है और दूसरा नेट प्रॉफिट बता के चलता है। क्लियर है भाई? अगला देखते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं? फिर इसके बाद हम एनालाइज करते हैं। किसको एनालाइज करते हैं? कि भाई चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि भाई सेल अगर इस साल इतने की हुई, मान लो इस साल सेल 10 लाख की हुई, पिछले साल 12 लाख की हुई थी, तो मेरी सेल कम क्यों हो गई?
ठीक है, बढ़ गई तो किस रेट से बढ़ी, हम और अच्छा कर सकते थे क्यों नहीं कर पाए, तो वो सारी एनालिसिंग जो होती है ना, फिर हम उसके बाद वो करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू मैनेजमेंट। भाई एनालिसिस तो मैनेजमेंट ही करके देगी, एंड टू अदर्स एंड यूजर्स सच एज क्रेडिटर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यूजर क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्या करता है भाई, मैनेजमेंट एक तरीके से एनालाइज करके देखता है, या फिर यूजर्स हमारे एनालिसिस करते हैं किसको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलो भाई आगे। लास्ट, कम्युनिकेशन। फिर लास्ट में क्या होता है कि भाई कम्युनिकेट करा जाता है किसको, यूजर्स को। ठीक है, अब बार बार यूजर्स आ रहा है, यूजर्स अभी हम देखेंगे क्या होता है यूजर्स। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो भाई मेन पर्पस क्या होता है कि भाई ये जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचे। अब ये यूजर्स क्या होता है, यूजर हर वो बंदा है जिसको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मेरे अकाउंट्स आपको देखने हैं तो आप कौन हो गए, यूजर हो गए। मेरे अकाउंट्स बैंक को देखने हैं तो बैंक क्या हो गई, यूजर हो गई। मेरे अकाउंट्स ओनर को देखने हैं तो ओनर क्या हो गया, यूजर हो गया। मेरे अकाउंट्स मैनेजमेंट को देखने हैं तो मैनेजमेंट क्या हो गया, यूजर हो गया। ठीक है, तो यूजर हर वो पर्सन है जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ एनालिसिस वगैरह करता है। क्लियर है भाई, बाकी यूजर्स अभी हम देखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी, जिसमें आइडेंटिफिकेशन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, मेजरमेंट यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन द टर्म ऑफ मनी में मेजर हो सकता है तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो नहीं। रिकॉर्डिंग जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में, क्लासिफाइंग लेजर के अंदर, सेपरेट नेचर के सेपरेट अकाउंट्स। ठीक है, समराइज करो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, फिर एनालिसिस करो और उसके बाद कम्युनिकेशन करो। ठीक है भाई, इसको याद रखने का तरीका, आई एम रणछोड़ दास चांचर शिमला आया चतुर। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, एम मतलब मेजरिंग, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासिफाइंग, एस मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालिसिंग और सी मतलब कम्युनिकेशन। क्लियर है भाई, इस तरीके से आप इसको याद करोगे। कई बार ये सीधा उठ के 6 नंबर में भी आ जाता है। देखो 6 नंबर में आए तो भैया आपको कितने पॉइंट हो गए, 3 और 4 7 पॉइंट को डिफाइन करके आना है। ठीक है, उसने केवल नेम पूछे तो भाई सातों के सातों नेम आपको लिख कर आने हैं। क्लियर है, कई बार इसमें MCQ ऐसे आता है कि भाई ऑड वन आउट क्वेश्चन होता है, ऑड वन आउट, ए आइडेंटिफिकेशन, बी मेजरिंग, सी रिकॉर्डिंग, डी बिजनेस एंटिटी। अब देखो आइडेंटिफिकेशन भाई कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजरिंग भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिकॉर्डिंग भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस बिजनेस एंटिटी एक प्रिंसिपल है जो कि हमने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो भाई ये एकदम अलग हो गया, तो डी आपका ऑड वन आउट में आंसर हो गया। तो इस टाइप के भी MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर वो ये भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको देखना है कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट की बात तो कोई ऑप्शन नहीं कर रहा है। अगर हाँ उसको पहचानने की बात कर रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब अगला पॉइंट हमारा यूजर्स का आता है। कई बार यूजर्स आ चुके हैं। यूजर्स कितने तरीके के होते हैं भाई, यूजर्स 2 तरीके के होते हैं, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, बट इंटरनल और एक्सटर्नल तो बात की बात है, यूजर होता कौन है, हर वो कोई पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसे हम यूजर कहते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की नीड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर्स कह देते हैं। अब यूजर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। ठीक है भाई, इंटरनल में 2 ही रखे इन्होंने, ओनर, शेयर होल्डर, एक ही बात होती है। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट। क्लियर है, ओनर, शेयर होल्डर या फिर मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं भाई, एम्प्लॉइज। ठीक है, बाकी और भी थे बहुत सारे, बैंक,
इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और पब्लिक, गवर्नमेंट एटसेट्रा। बहुत सारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। अब भाई इंटरनल यूजर को क्यों चाहिए हमारी इंफॉर्मेशन? ओनर और मैनेजमेंट दो ही इंटरनल यूजर्स है। किस लिए चाहिए? ओनर तो भाई हमारा मालिक है भाई, उसको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत चाहिए कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब। मैनेजमेंट को बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं भाई। प्लान बना रहे हैं करोड़ों का, जेब में नहीं है 1 लाख रुपए, तो भाई कैसे डिसीजन ले पाएंगे? तो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो ये हमारे इंटरनल पर्सन्स होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल यूजर कहा जाता है। बाकी सब एक्सटर्नल आगे, जैसे कि बैंक। बैंक को क्यों चाहिए भैया? उनको लोन, आपको लोन लेना है तो लोन ऐसे तो देंगे नहीं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड है उन्हें भाई। प्रॉफिट कितना हुआ, कितनी वर्किंग कैपिटल है, क्या क्या है, उस तरीके से देखेंगे। इन्वेस्टर, जैसे आप शार्क टैंक्स वगैरह देखते हो ना, तो उसके अंदर इन्वेस्टर आते हैं, वो पूछते हैं ना भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, EBITDA कितना था, तो वो सब क्या है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। सेल कितनी हुई। क्रेडिटर भाई जानेगा तभी तो उधार देगा, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक को क्यों चाहिए भाई? पब्लिक को शेयर्स खरीदने होते हैं बिजनेस के, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए भाई? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब पब्लिक को चाहिए। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए भाई? गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, ठीक है। तो भाई सबको अपनी अपनी नीड के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? यूजर्स हो जाते हैं। क्लियर है? तो यूजर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। यूजर कौन होता है? जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। क्लियर है? चलो भाई आगे। अब हम आ जाते हैं ब्रांच या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई देखो, 3 तरीके की टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है? जो अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सब कुछ बनाते हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी होती है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग उसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ की कॉस्टिंग निकालने लग जाओ, जिसके अंदर आप कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। मतलब कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालना, जैसे ये पेन है, इसकी रबड़ ऊपर की कितनी की पड़ी, इसकी बॉडी कितने की पड़ी, इसके अंदर की इंक कितने की पड़ी, ठीक है। तो एक एक चीज़ की, मतलब बाल की खाल वाली अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी होती है? जो मैनेज करके चलते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करे, जिसको आप HR बोल देते हो, ठीक है, या फिर बिजनेस को मैनेज करके चले, ठीक है। तो बहुत सारी तरीके की अकाउंटिंग होती है। HR अकाउंटिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी तरीके के सब फील्ड्स आती हैं, ठीक है। इसको सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में तो भाई 3 ही बहुत हैं आपके लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाकी टैक्स अकाउंटिंग भी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट भी होता है, ठीक है। ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, बट 3 मेन ब्रांचेस हैं, तो वो ये रही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। भाई देखो, आप अकाउंट्स बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? कोई तो उद्देश्य होगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। पहला तो भैया आप लोगों का आंसर साफ साफ आएगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आपके आएंगे, ठीक है। और आपके पास कोई एरर या फ्रॉड ना हो जाए, कोर्ट में एविडेंस के लिए, ठीक है। मान लो कोई गलती हो जाती है या केस हो जाता है, तो भाई हमारे पास एक एविडेंस रहता है। मेमोरी को ये रिप्लेस कर देता है। जो एडवांटेज है वही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग हेल्प्स टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है मेरे को कि भाई सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर है, तो मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है। सेकेंड, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड्स। तो भाई फ्रॉड और एरर के लिए भी ये क्या करता है? पहले से प्रिवेंट करके चलता है। अकाउंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया तो मेन रीजन है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस निकाल के देता है। और क्या भैया, हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। अकाउंटिंग हेल्प इन फाइनेंशियल पोजीशंस। अब देखो भाई, ये बिजनेस है, ये बिजनेस भी है। एसेट बराबर लाइबिलिटी के होता है। इसकी भी एसेट 10 लाख है, इसकी भी एसेट 10 लाख है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल उसकी 9 लाख की है और जो लोन है वो 1 लाख रुपए का है। क्लियर है? यहाँ पे उल्टा है, कैपिटल आपकी 1 लाख की और लोन आपका 9 लाख रुपए का है। अब बताओ, संपत्ति तो दोनों के पास 10-10 लाख रुपए की है, ठीक है। बट
एक की कैपिटल ज़्यादा है, एक का लोन ज़्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सा बिजनेस आपको मतलब स्टेबल लग रहा है, तो मैं कहूँगा भाई पहला बिजनेस मेरे को स्टेबल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है 9 लाख, और लोन कितने का है 1 लाख। यहाँ तो मेरे को चुकाना 9 लाख है और मेरा खुद का पैसा कितना है 1 लाख। ठीक है, तो भाई ये हमको क्या बता रहा है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शा रहा है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और ये फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। ठीक है, तो क्या करता है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताता है। बैलेंस शीट बता रही है जैसे कि लास्ट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। और अकाउंटिंग क्या करती है कि भाई यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कहाँ तक, यूजर्स तक। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और एट्रीब्यूट्स कर लिए। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया, टाइप्स, ब्रांचेस, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कर लिया, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कर लिया। तो क्यों ना अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारा पहला पेज था। ठीक है, देखो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आप उसी को लिख दो, वही मीनिंग बन जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्ट यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो देखो अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है आइडेंटिफाई करने की, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करने की, फिर उसको रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाइंग करने की, समराइजिंग करने की, एनालिसिस करने के, और फिर बाद में कम्युनिकेट करना किसको, यूजर्स को। यही क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। आ जाओ भाई अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट्स है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। देखो भाई इसके लिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं और कुछ फिगर्स हैं हमारे पास। कहाँ से आते हैं भाई, हेयर शेप्स, सर्कल्स बनाते हैं। आ जाओ, सर्कल है, आ जाओ। ठीक है, ये आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं दिखाई भाई तीनों सर्कल? हाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सर्कल है ये आपका बुक कीपिंग है। क्या है ये, बुक कीपिंग। बड़ा सर्कल आपका अकाउंटिंग है, और जो सबसे बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ये आपका अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा था ना आई एम रणछोड़ दास चांचड़, तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक बुक कीपिंग कहलाता है। मतलब जनरल और लेजर तक क्या कहलाते हैं, बुक कीपिंग कहलाते हैं। और इसके बाद अगर आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग और कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, अगर आप ये सब मिला देते हो तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपको जनरल आती है, लेजर आता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बुक कीपिंग कर रहे हो। आपको ट्रायल बैलेंस आता है, फाइनल अकाउंट बनाना आता है, और उसके बाद आप एनालिसिस भी कर सकते हो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो पर्सन्स को या यूजर्स को। तो आपको क्या आ गई, अकाउंटिंग आ गई। तो भाई अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग की नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाती है। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो उसको हम क्या कह देते हैं, अकाउंटेंसी कह देते हैं। क्लियर है? तो भाई बुक कीपिंग आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग तक, अकाउंटिंग आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग के आगे समराइजिंग, एनालिसिंग और कम्युनिकेटिंग तक, और अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की अगर आपको नॉलेज है तो उसको आप क्या कहोगे, अकाउंटेंसी कहोगे। तो भाई अगर इसमें मैं डिफरेंस क्रिएट करूं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। एक तो भाई इसकी डेफिनेशन हो गई, बुक कीपिंग कंटेन्स, या फिर बुक कीपिंग स्टडीज ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग इज स्टडीज ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और
कम्युनिकेटिंग। ठीक है भाई, तो एक तो ये हो गया। प्लस भाई जनरल और लेजर तो कोई भी बना लेता है, 11th-12th के बच्चे भी बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक नॉन स्किल्ड जॉब है भाई, इसके लिए स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए, बट इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो भैया एक नॉन स्किल्ड जॉब है और ये क्या है, एक स्किल्ड जॉब है। ठीक है, जनरल और लेजर तो भाई डेली बनते हैं। ठीक है, डेली ट्रांजैक्शन होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है जनरल। ठीक है, तो ये एक रूटीन जॉब है। ये क्या है, रूटीन जॉब है। और ये क्या है, नॉन रूटीन जॉब है। इसको क्या करते हैं भाई, साल में एक ही बार तो करोगे एनालिसिंग वगैरह। क्लियर है, आया इतना समझ में? तो भाई ये रूटीन जॉब है और ये नॉन रूटीन जॉब है। बस 4 डिफरेंस पूछता है तो भाई 3-4 डिफरेंस आपके हो गए, बाकी तो आप और भी डिफरेंस बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ। बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड बाय जूनियर स्टाफ। भाई ये जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। अच्छा हाँ, ये एक प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। जैसे आपके स्कूल्स होते थे ना, 5th तक को प्राइमरी कह देते, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स कह देते थे। तो अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज। इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डे ट्रांजेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। ये क्या है, बुक कीपिंग पे बेस है। और इसकी डेफिनेशन, इट कंटेन्स आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। और इट कंटेन्स आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। इट इज़ अ रूटीन जॉब, इट इज़ अ नॉन रूटीन जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। क्लियर है, चलते हैं भाई आगे की ओर। आ जाओ भाई, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भाई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या था, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और है भाई। ठीक है, तो भाई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि भाई क्या क्या क्वालिटी या विशेषताएं होती हैं किसकी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। यानी कि भाई जो अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकलती है उसकी क्या क्या क्वालिटेटिव विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहला कह रहा है रिलायबिलिटी। भाई ये रिलायबल होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड वेरीफाइबल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, मतलब भरोसेमंद होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने अपने पर्सनल फायदे के लिए इसके साथ कुछ छिड़खानी कर दी। जैसे लग रहा है कि भाई टैक्स ज़्यादा भरना पड़ रहा है तो आपने क्या कर दी, विंडो ड्रेसिंग कर दी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई झूठी अकाउंटिंग कर दी, कि झूठे खर्चे आपने दिखा दिए। तो क्या ये आपके लिए रिलायबल रहा अकाउंट्स? नहीं। तो पहली चीज़ तो वो रिलायबल होनी चाहिए। इसके अंदर आपको वेरीफाइबल चीज़ें भी होनी चाहिए, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास सबूत होना चाहिए। ठीक है, तभी ये रिलायबल बनेगा। क्लियर है। सेकंड, रेलेवेंस होना चाहिए। ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। इंफॉर्मेशन विच इज इररिलेवेंट एंड यूजलेस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या करें, जो रेलेवेंट होती हैं, जैसे मेरे को सेल चाहिए तो सेल के ही बारे में बताए, ये नहीं कि भाई सेल कहाँ से हुई, कितने की हुई। ठीक है, इतनी ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो जो मेरे लिए रेलेवेंट होता है, जो सबके लिए रेलेवेंसी में आता है, मतलब जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपको प्रॉफिट चाहिए तो वो प्रॉफिट शो कर रहा हो। ठीक है, लॉस चाहिए तो लॉस शो कर रहा हो, फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा हो, ये नहीं कि भाई कुछ भी शो कर रहा है। ठीक है, वो सब नहीं। थर्ड, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब कि वेरी सिंपल वे में इसको इजी तरीके से समझ में आना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे सो दैट इज इट इजी टू अंडरस्टैंड बाय इट्स यूजर। तो देखो, अगर आप एसेट खरीदते हो तो एसेट बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है, मैं अपनी अकाउंटिंग को क्या करता हूँ, एसेट बढ़ती है तो मैं क्रेडिट करता हूँ। तो आप बताओ, क्या आप समझ पाओगे? आपने तो भाई आज तक क्या पढ़ा है कि भाई एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, अब मैंने क्या पढ़ा है, एसेट बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो अब एक बात बताओ, क्या आप इसको अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो? कोई भी आके समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो इसलिए भाई जो जनरली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं ना, उन्हीं के तहत आपको चलना चाहिए और इसको अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए। ठीक है, लास्ट, कंपैरेटिबिलिटी। आप कंपेयर करने के पर्पस से भी इसको बनाओगे। कंपेयर कैसे कर सकते हो, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। अब ये इंट्रा का क्या चक्कर है भाई, इंटर फर्म यानी कि मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन किसी दूसरे बिजनेस के साथ कर रहा हूं।
मिस्टर बी का कंपैरिजन मिस्टर ए के साथ कर रहा हूँ। जैसे कि भाई आपके पेरेंट्स करते हैं ना कि भाई मेरे उस दोस्त का लड़का इतने नंबर ले आया, तू कब इतने नंबर लाएगा, तो आपके साथ कौन सा कंपैरिजन हो रहा है, इंटर स्टूडेंट कंपैरिजन, ठीक है। और अगर भाई कि भाई आपके घर में ही कंपैरिजन हो रहा है कि भाई आपकी सिस्टर या फिर आपके ब्रदर वो ज़्यादा नंबर लाए थे, तू तो निकम्मा है, तू नंबर ही नहीं लाता, तो ये कौन सा कंपैरिजन हो रहा है, इंट्रा कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे बिजनेस का मेरे बिजनेस से ही कंपैरिजन हो रहा है। क्लियर है भाई, आया समझ में। तो ये होता है इंटर फर्म या इंट्रा फर्म, यानी कि मैं अपनी सेल का, अपनी इस साल की सेल का पिछले साल की सेल से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं अपनी सेल का किसी और फर्म की सेल से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा कंपैरिजन कर रहा हूँ, इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कंपैरिजन होना चाहिए। द यूजर्स ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड बी able to compare various aspects of an entity over different time periods and with other entities। तो क्या कहते हैं भाई, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का पर्पस क्या होता है कि कंपेयर करना वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज को ओवर डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स एंड विद अदर एंटिटीज, मतलब अपनी एंटिटी के साथ भी और डिफरेंट एंटिटीज के साथ भी। तो इसी को हम कहते हैं इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रीजन दे देता है, उसकी वजह से बताओ कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लग गया भाई इसमें। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई पर्सनल बाइस की वजह से, पर्सनल बाइस होता है मेरा मतलब पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मैंने कुछ अकाउंटिंग, मतलब मैंने पर्सनल बाइस की वजह से अकाउंटिंग गलत कर दी। भाई मेरे कुछ पर्सनल फायदे थे तो मैंने कुछ एक्सपेंसेस दिखा दिया, कुछ इनकम दिखा दी, तो बताओ क्या ये रिलायबल रहा, नहीं रहा। तो इस पॉइंट से क्या हुआ, ये रिलायबल नहीं रहा। क्लियर है, मैंने रूल्स वगैरह गलत लगाने चालू कर दिए, क्या ये अंडरस्टैंडेबल रहा, इस पॉइंट से क्या रहा, अंडरस्टैंडेबल नहीं रहा। तो ऐसे कई पॉइंट्स आते हैं, मतलब कुछ केस बना के दे देगा तो बताएगा कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का वायोलेशन हो गया, ठीक है। तो वो आपको पहचानने होते हैं। खैर ऑड वन आउट भी आता है, रिलायबल, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबल, और वहाँ नहीं था कम्युनिकेशन, तो वो इसमें डाल देगा। तो फिर अब आपको देखना है कि भाई रिलायबल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडरस्टैंडेबल भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेलेवेंस भी क्वालिटेटिव है, बट यहाँ तो कंपैरेटिबिलिटी था, बट इसने क्या डाल दिया, कम्युनिकेशन डाल दिया। तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कम्युनिकेशन सही आंसर हो गया। क्लियर है। इसको याद रखने का तरीका, आप सुबह उठ के क्या पीते हो, चाय, ठीक है। तो इसको रोज रोज उठकर चाय, ठीक है। सुबह सुबह उठ के भाई चाय ही पीते हैं, तो रोज रोज उठकर चाय। कोई कॉफी पीता हो तो भाई रोज रोज उठकर कॉफी, ठीक है। क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं। बाकी सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होती है भाई, टोटल दो तरीके के सिस्टम होते हैं अकाउंट्स के अंदर। पहला सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करा जाता है, दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। बट डबल एंट्री सिस्टम में हम दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करके चलते हैं, डेट इज डेबिट और क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक है। जैसे पुराने ज़माने में नहीं, लोग सेल हो जाती थी तो सेल लिख देते थे। जैसे कि भाई सुबह में पैसे लेके निकला 100 रुपये, शाम को आते आते 200 हो गए, तो भाई प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 रुपये का। अब बेशक उधार सेल हुई हो या नगद सेल हुई हो, पैसे कितने हो गए, 100 से 200, तो भाई प्रॉफिट भी कितना हो गया, 100 रुपये का, ठीक है। एक बात बताओ, अगर सुबह 100 रुपये थे और शाम को 200, मैंने 100 का सामान उधार खरीदा, तो अपने आप ही 200 बन जाएंगे शाम तक, ठीक है। तो रियल में तो अब 100 रुपये वापस भी तो करने होंगे, तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। बट ये क्या कहता है कि भाई कैश बेसिस, मतलब कि सिंगल एंट्री पे चलता है कि भाई सुबह 100 शाम को 200, तो भाई क्या हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही हम सिंगल एंट्री सिस्टम में निकालते थे कि भाई क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। और केवल कैश और पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन्ड होते हैं इसके अंदर। और ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे चलता है, और इसमें सारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। This system ignores the two-fold aspect of each transaction as done in double entry system. In this system, only cash and personal account are maintained. ठीक है। Double entry system. This is that system of bookkeeping under which every business transaction is recorded at two places, that is debit or credit. ठीक है। This system is based on dual concept which states for every debit there is a credit. तो भाई ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे चलता है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग।
लास्ट क्वेश्चन भाई, अकाउंटिंग इज एन साइंस, मतलब अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंट साइंस है या आर्ट है? देखो तो ये दोनों है। आर्ट क्यों है? क्योंकि भैया एक आर्ट है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का और क्लासिफाइंग करने का। अब ये साइंस क्यों है? क्योंकि ये रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों पे चलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, दोनों है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in a set of books, classifying in a desired categories and summarizing the information for presentation in a suitable manner। तो क्या कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। क्यों? क्योंकि भाई रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, क्लासीफाई करते हुए चलता है और भाई प्रेजेंट करता है आपके सुटेबल मैनर के हिसाब से। ठीक है, फिर कह रहा है अकाउंटिंग इज आल्सो अ साइंस इन द सेंस दैट इट्स कंप्राइज ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस मतलब होते हैं सिद्धांत, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स पे चलता है। भाई हमारा अकाउंट वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे चलता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, होप आपको भाई मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी। एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 8 से मतलब 6 से 10 नंबर का ये चैप्टर आपका आ सकता है। तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।